नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलने वाली हूं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। इस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है महान लेखक स्टीफन आर कवी ने। यह किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपकी परेशानियां दूर कर दे, बल्कि यह एक आईना है, एक नक्शा है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। यह हमें बताती है कि असली बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारे नजरिए में, हमारी आदतों में शुरू होता है। इसे ही लेखक इनसाइड आउट यानी अंदर से बाहर की ओर का नजरिया कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस शानदार सफर पर और जानते हैं वो 7 आदतें जो हमें एक साधारण इंसान से एक हाईली इफेक्टिव यानी अत्यधिक प्रभावी इंसान बना सकती हैं। हम हर आदत को एक एक करके कहानी की तरह समझेंगे। अध्याय 1, सिद्धांतों और पैराडाइम्स को समझना। सफर शुरू करने से पहले चलिए एक बहुत ही जरूरी बात समझते हैं, जिसे लेखक कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम का मतलब है हमारा नजरिया, दुनिया को देखने का हमारा चश्मा। हम सब ने एक ही चश्मा नहीं पहना होता, इसलिए हमें एक ही चीज अलग अलग दिखती है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार लेखक न्यूयॉर्क की एक सबवे ट्रेन में सफर कर रहे थे। माहौल बिल्कुल शांत था, लोग चुपचाप बैठे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था तो कोई बस सोच में डूबा था। तभी एक आदमी अपने बच्चों के साथ उस डिब्बे में चढ़ा। आते ही उसके बच्चों ने पूरे डिब्बे में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। वे चिल्ला रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, लोगों का सामान फेंक रहे थे। माहौल एकदम तनाव भरा हो गया। पर वो आदमी, उन बच्चों का पिता, बस आंखें बंद करके चुपचाप बैठा रहा, जैसे कुछ हो ही न रहा हो। लेखक को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस आदमी से कहा, क्या आप अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते? ये सबको परेशान कर रहे हैं। उस आदमी ने धीरे से आंखें खोलीं, जैसे वो किसी गहरी नींद से जागा हो, और बोला, हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं। 1 घंटा पहले ही इनकी माँ का देहांत हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं, और शायद बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा कि वो इस दुख का सामना कैसे करें। एक पल में लेखक का पूरा नजरिया बदल गया। उनका गुस्सा, उनकी चिढ़ सब गायब हो गई। उसकी जगह सहानुभूति और मदद करने की इच्छा ने ले ली। यही है पैराडाइम शिफ्ट। एक जानकारी मिलते ही दुनिया को देखने का चश्मा बदल गया। यह किताब हमें यही सिखाती है कि सफलता पाने के लिए हमें बाहरी तरीकों या शॉर्टकट पर नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी सिद्धांतों, अपने चरित्र पर काम करना होगा। हमारी आदतें ही हमारा चरित्र बनाती हैं। तो चलिए अब पहली आदत से अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करते हैं। अध्याय 2, आदत 1, प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है। अब सोचिए, क्या आप अपनी मर्जी से चैनल बदल रहे हैं या किसी और ने आपका रिमोट ले लिया है और वो जो चाहे वो चला रहा है? प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना। हम अक्सर 2 तरह के लोगों से मिलते हैं। एक होते हैं रिएक्टिव लोग। इनकी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में होता है। अगर मौसम अच्छा है तो उनका मूड अच्छा, अगर किसी ने तारीफ कर दी तो वे खुश, अगर किसी ने बुरा कह दिया तो वे दुखी। ट्रैफिक जाम में फंस गए तो पूरा दिन खराब। वे हमेशा बाहरी चीजों को अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराते हैं। उनकी भाषा कुछ ऐसी होती है, मैं क्या करूं, मेरा बॉस ही ऐसा है, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। वहीं दूसरी तरफ होते हैं प्रोएक्टिव लोग। वे जानते हैं कि जिंदगी का रिमोट उनके अपने हाथ में है। वे मानते हैं कि चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, वे उस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, यह चुनना उनके हाथ में है। वे मौसम
या लोगों के मूड को अपनी खुशी कंट्रोल करने नहीं देते। अगर ट्रैफिक जाम में फंस भी गए तो वे परेशान होने की बजाय कोई अच्छी ऑडियो बुक सुन लेंगे या कोई ज़रूरी फ़ोन कॉल कर लेंगे। उनकी भाषा होती है, चलो देखते हैं हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, या मैं एक अलग तरीका आजमाऊंगी। लेखक हमें सर्कल ऑफ कंसर्न यानी चिंता का घेरा और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव का घेरा, इन दो घेरों के बारे में बताते हैं। चिंता का घेरा बहुत बड़ा होता है। इसमें दुनिया की सारी समस्याएं आती हैं, राजनीति, ट्रैफिक, मौसम, दूसरे लोगों का व्यवहार। रिएक्टिव लोग अपना सारा समय और ऊर्जा इसी बड़े घेरे के बारे में सोचकर और शिकायत करके बर्बाद कर देते हैं। वहीं प्रभाव का घेरा छोटा होता है। इसमें वो चीजें आती हैं जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं। हमारी आदतें, हमारी सेहत, हमारा ज्ञान, हमारा व्यवहार। प्रोएक्टिव लोग अपनी सारी ऊर्जा इसी छोटे घेरे में लगाते हैं और जानते हैं जादू क्या होता है। जब हम अपने प्रभाव के घेरे में काम करते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो पहली आदत हमें सिखाती है, शिकायत करना बंद करें और जिम्मेदारी लेना शुरू करें। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, पैसेंजर नहीं। अध्याय 3, आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। चलिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप कुछ साल आगे चले गए हैं। आप एक शांत जगह पर हैं और आपके किसी बहुत करीबी का अंतिम संस्कार हो रहा है। आप देखते हैं कि वहां आपके परिवार वाले, दोस्त, सहकर्मी सभी मौजूद हैं। एक एक करके लोग उस इंसान के बारे में कुछ कहने के लिए आगे आ रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि वो करीबी इंसान आप खुद हैं। ये आपका अंतिम संस्कार है। अब खुद से पूछिए, आप क्या सुनना चाहेंगी? आप चाहेंगी कि आपके बच्चे आपको एक प्यार करने वाली माँ के रूप में याद करें? आपके दोस्त आपको एक भरोसेमंद साथी के रूप में याद करें? आपके सहकर्मी आपको एक मददगार और ईमानदार इंसान के रूप में याद करें? आप अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर जाना चाहती हैं? यही है दूसरी आदत का सार, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना। इसका मतलब है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी दिन शुरू करने से पहले या अपनी जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ये जानना कि आप आखिर में पहुंचना कहां चाहती हैं। जैसे कोई भी मकान बनाने से पहले उसका एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी का भी एक नक्शा बनाना चाहिए। इसे लेखक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट यानी व्यक्तिगत मिशन वक्तव्य कहते हैं। यह वक्तव्य आपका संविधान है, आपका दिशा सूचक है। यह बताता है कि आपके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। आप कैसी इंसान बनना चाहती हैं? आपके सिद्धांत क्या हैं? जब भी आप किसी दुविधा में हों तो आपका ये मिशन स्टेटमेंट आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो आज ही थोड़ा समय निकालिए और सोचिए, जब आपकी कहानी खत्म होगी तो आप चाहेंगी कि वो कैसी सुनाई जाए। उस अंत को सोचकर ही अपने हर दिन की शुरुआत कीजिए। अध्याय 4, आदत 3, पहली चीजों को पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अगर दूसरी आदत मानसिक रचना थी यानी नक्शा बनाना, तो तीसरी आदत उस नक्शे को हकीकत में बदलना है। यह आदत टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन के बारे में है, लेकिन एक अलग तरीके से। यह घड़ी को नहीं बल्कि कंपास को देखने की बात करती है। कंपास यानी आपकी दिशा, आपका मिशन स्टेटमेंट। लेखक हमें हमारे कामों को 4 हिस्सों में बांटने के लिए एक बहुत ही असरदार तरीका बताते हैं, जिसे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। सोचिए कि आपके सामने एक बड़ा चौकोर डिब्बा है जिसमें 4 खाने हैं। पहला खाना, जरूरी और तुरंत करने वाले काम, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, जैसे कोई अचानक आई बीमारी, कल की डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट, घर में लगी आग। ये संकट वाले काम होते हैं, हमें इन्हें करना ही पड़ता है। दूसरा खाना, जरूरी लेकिन तुरंत नहीं करने वाले काम,
नॉट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, जैसे सेहत के लिए कसरत करना, नए स्किल्स सीखना, रिश्तों को समय देना, भविष्य की योजना बनाना, आराम करना। ये वो काम हैं जो हमारी जिंदगी को सच में बेहतर बनाते हैं। तीसरा खाना, तुरंत करने वाले लेकिन जरूरी नहीं काम, अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे ज्यादातर फोन कॉल्स, कुछ ईमेल्स, ऐसे लोग जो बिना बुलाए आपके पास आ जाते हैं। ये काम हमें व्यस्त दिखाते हैं पर होते जरूरी नहीं हैं। चौथा खाना, न तुरंत करने वाले और न ही जरूरी काम, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे घंटों तक टीवी देखना, सोशल मीडिया पर बेवजह समय बर्बाद करना, फालतू की गपशप, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। अब आप बताइए, हम ज्यादातर अपना समय कहाँ बिताते हैं? बहुत से लोग पहले और तीसरे खाने में ही उलझे रहते हैं। वे हमेशा आग बुझाने में लगे रहते हैं और उन कामों में फंसे रहते हैं जो जरूरी नहीं है। लेकिन प्रभावी लोग अपना ज्यादातर समय दूसरे खाने में बिताते हैं। वे योजना बनाते हैं, वे सीखते हैं, वे रिश्तों को मजबूत करते हैं, वे अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। ऐसा करने से पहले खाने वाले संकट अपने आप कम हो जाते हैं। इस आदत को अपनाने का सबसे बड़ा चैलेंज है तीसरे और चौथे खाने के कामों को ना कहना सीखना। यह मुश्किल है, लेकिन अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो याद रखिए, जरूरी नहीं कि जो काम सबसे ज्यादा शोर मचा रहा हो वो सबसे ज्यादा जरूरी भी हो। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और पहले जरूरी चीजों को ही करें। ये पहली 3 आदतें हमें प्राइवेट विक्ट्री यानी निजी जीत दिलाती हैं। ये हमें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। अब हम खुद पर काबू पाना सीख चुके हैं। अब हम तैयार हैं दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए, यानी पब्लिक विक्ट्री या सार्वजनिक जीत के लिए। अध्याय 5, आदत 4, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। अब हम उन आदतों की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारे रिश्तों से जुड़ी हैं, परिवार में, दोस्ती में और काम पर। चौथी आदत है जीत जीत यानी विन विन सोच रखना। अक्सर हम जिंदगी को एक प्रतियोगिता की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि किसी की जीत के लिए किसी का हारना जरूरी है। इस सोच के कई रूप होते हैं। 1, जीत हार, विन लूज, मैं जीतूं चाहे तुम हार जाओ, यह एक अहंकारी सोच है। 2, हार जीत, लूज विन, ठीक है तुम ही जीत जाओ, मैं हार मान लेती हूं, यह दब्बू लोगों की सोच है। वे शांति बनाए रखने के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। 3, हार हार, लूज लूज, अगर मैं नहीं जीत सकती तो मैं तुम्हें भी नहीं जीतने दूंगी, यह दुश्मनी और बदला लेने की सोच है। 4, सिर्फ जीत, विन, ऐसे लोग सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोचते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा जीत रहा है या हार रहा है। लेकिन एक 5वां और सबसे अच्छा तरीका है जीत जीत, विन विन। यह सोच कहती है कि हम दोनों के लिए जीत का रास्ता है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो मानती है कि दुनिया में हर किसी के लिए सफलता और खुशी की कोई कमी नहीं है। इसे प्रचुरता की मानसिकता या अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं। जीत जीत का मतलब समझौता करना नहीं है, बल्कि मिलकर एक ऐसा तीसरा रास्ता खोजना है जो दोनों के लिए पहले सोचे गए रास्तों से बेहतर हो। एक कहानी है। 2 बहनें एक संतरे के लिए लड़ रही थीं। दोनों को पूरा संतरा चाहिए था। मां ने जीत हार का तरीका अपनाया और आधा आधा संतरा बांट दिया। दोनों खुश नहीं थीं। अगर मां ने जीत जीत का तरीका अपनाया होता तो वो पूछती कि उन्हें संतरा क्यों चाहिए। तब पता चलता कि एक बहन को संतरे का जूस पीना था और दूसरी को केक बनाने के लिए उसका छिलका चाहिए था। तब एक को पूरा जूस मिल सकता था और दूसरी को पूरा छिलका। यही है विन विन, दोनों की जीत। यह सोच हिम्मत और विचारशीलता दोनों मांगती है। आपको अपनी बात रखने की हिम्मत चाहिए और दूसरे की बात समझने की विचारशीलता भी। जब रिश्ते जीत जीत की बुनियाद पर बनते हैं तो वे लंबे समय तक टिकते हैं और मजबूत होते हैं।
अध्याय 6 आदत 5 पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। यह आदत शायद रिश्तों की सबसे जरूरी आदत है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी बात सुनें, लेकिन हम खुद दूसरों को कितना समझते हैं? अक्सर जब कोई हमसे अपनी समस्या बताता है तो हम सुनने के तुरंत बाद सलाह देने लगते हैं, या अपनी कहानी सुनाने लगते हैं, या फिर उसे जज करने लगते हैं। हम समझने के इरादे से नहीं, बल्कि जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें एम्पैथेटिक लिसनिंग यानी सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई का अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब है सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि आंखों और दिल से भी सुनना। सामने वाले के शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। सोचिए, आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और कहता है, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है। आप क्या जवाब देंगी? शायद आप कहें, तो छोड़ दो नौकरी। सलाह, या अरे तुम्हें पता है मेरी नौकरी में क्या हुआ? अपनी कहानी। या तुम्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए, कम से कम तुम्हारे पास नौकरी तो है। जजमेंट। लेकिन एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता कहेगा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? यह जवाब सामने वाले को एक मौका देता है कि वो अपना दिल खोलकर रख सके। जब किसी को लगता है कि आप उसे सच में समझ रहे हैं, तो वो आप पर भरोसा करने लगता है। इसे लेखक इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना कहते हैं। जब आप किसी को पूरी तरह समझ लेते हैं, जब आप उसकी समस्या को उसकी नज़र से देख लेते हैं, तभी आप अपनी बात, अपनी सलाह प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। तब वो आपकी बात सुनेगा भी और मानेगा भी। यह आदत डॉक्टर के उसूल जैसी है। पहले बीमारी का ठीक से पता लगाओ, फिर ही दवाई दो। बिना समझे सलाह देना गलत दवाई देने जैसा है, जो फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो जवाब देने की जल्दी में न रहें, बस सुनें और समझने की कोशिश करें। अध्याय 7 आदत 6 सिनर्जी बनाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी क्या है? आसान भाषा में एक और एक मिलकर 11 होना। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कुछ ऐसा बना दें जो वे अकेले कभी नहीं बना सकते थे, तो उसे सिनर्जी कहते हैं। यह आदत पिछली 2 आदतों का नतीजा है। जब आप विन विन सोचते हैं, आदत 4, और पहले दूसरे को समझते हैं, आदत 5, तो सिनर्जी का जादू अपने आप होता है। सिनर्जी का मतलब है मतभेदों का सम्मान करना। अक्सर हम उन लोगों से दूर भागते हैं जो हमसे अलग सोचते हैं। हमें लगता है कि अगर सब हमारी तरह सोचेंगे तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि एकता का मतलब एक जैसा होना नहीं है। असली ताकत तो विभिन्नताओं में है। सोचिए, एक टीम में सभी लोग एक जैसे हों, तो क्या वो टीम सफल होगी? नहीं। एक अच्छी टीम में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कोई क्रिएटिव होता है, कोई एनालिटिकल, कोई बड़े सपने देखता है, तो कोई उन सपनों को हकीकत में बदलने का प्लान बनाता है। जब ये अलग अलग ताकतें एक साथ मिलती हैं, तो चमत्कार होता है। सिनर्जी का मतलब है कि हम यह माने कि हम सब मिलकर जो समाधान निकालेंगे, वो मेरे या आपके अकेले के समाधान से बेहतर होगा। यह खुले दिमाग से, सम्मान के साथ एक रचनात्मक सहयोग है। जब परिवार में सिनर्जी होती है, तो सदस्य एक दूसरे की कमजोरियों पर नहीं, बल्कि ताकतों पर ध्यान देते हैं। जब काम की जगह पर सिनर्जी होती है, तो नए नए आविष्कार होते हैं। सिनर्जी प्रकृति का नियम है। अलग अलग जड़ी बूटियां मिलकर एक असरदार दवाई बनाती हैं। 2 अलग अलग पौधे मिलकर एक ज्यादा मजबूत हाइब्रिड पौधा बनाते हैं। हमें भी अपने रिश्तों में और काम में इसी सिनर्जी को लाना है। मतभेदों से डरना नहीं, बल्कि उनका जश्न मनाना है। अध्याय 8 आदत 7 आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। चलिए एक आखिरी कहानी सुनते हैं। एक आदमी जंगल में एक पेड़ को बड़ी मेहनत से काट रहा था। उसे घंटों हो गए थे, पसीने से लथपथ था, लेकिन पेड़ कटने का नाम ही नहीं ले रहा था।
एक राहगीर ने उसे देखा और कहा, भाई साहब, आप थोड़ा रुक कर अपनी आरी की धार तेज क्यों नहीं कर लेते? शायद काम जल्दी हो जाए। उस लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरे पास धार तेज करने का समय नहीं है। क्या तुम्हें दिखता नहीं? मैं पेड़ काटने में बहुत व्यस्त हूं। हम में से ज्यादातर लोग इसी लकड़हारे की तरह हैं। हम जिंदगी की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद को यानी अपनी आरी को तेज करना ही भूल जाते हैं। 7वीं आदत इसी के बारे में है, खुद को रिचार्ज करना, अपना नवीनीकरण करना। यह आदत बाकी सभी आदतों को संभव बनाती है। अगर आपकी आरी ही तेज नहीं होगी तो आप कोई भी पेड़ कैसे काटेंगे? लेखक हमें अपने जीवन के 4 मुख्य क्षेत्रों में आरी को तेज करने के लिए कहते हैं। 1. शारीरिक, फिजिकल, हमारा शरीर। इसके लिए हमें अच्छा खाना, नियमित व्यायाम और पूरी नींद लेने की जरूरत है। यह कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। 2. मानसिक, मेंटल, हमारा दिमाग। इसके लिए हमें लगातार कुछ नया पढ़ना, सीखना, लिखना और योजना बनाना चाहिए। टीवी देखने की बजाय कोई अच्छी किताब पढ़ना दिमाग की कसरत है। 3. सामाजिक भावनात्मक, सोशल इमोशनल, हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं। इसके लिए हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी समय बिताना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और आदत 4, 5 और 6 का अभ्यास करना चाहिए। 4. आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, हमारी आत्मा। इसका धर्म से सीधा संबंध होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब है अपने मूल्यों से जुड़ना, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। यह आप प्रकृति में समय बिताकर, ध्यान करके, संगीत सुनकर या प्रार्थना करके कर सकते हैं। यह चारों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप शारीरिक रूप से थके होंगे तो आप मानसिक काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर आप भावनात्मक रूप से परेशान होंगे तो आपकी सेहत पर भी असर पड़ेगा। इसलिए हर दिन इन चारों क्षेत्रों के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत जरूरी है। यह समय की बर्बादी नहीं बल्कि सबसे बड़ा निवेश है जो आप खुद पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी वो 7 आदतें जो हमें एक प्रभावी इंसान बनाती हैं। यह यात्रा निर्भरता से शुरू होती है, जहां हम दूसरों पर आश्रित होते हैं। फिर आदत 1, 2 और 3 हमें निजी जीत दिलाकर स्वतंत्र बनाती है। और फिर आदत 4, 5 और 6 हमें सार्वजनिक जीत दिलाकर परस्पर निर्भर यानी इंटरडिपेंडेंट बनाती है, जहां हम समझते हैं कि हम मिलकर ज्यादा हासिल कर सकते हैं। और आदत 7 इन सभी आदतों को बनाए रखने के लिए ऊर्जा देती है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी हमारे सिद्धांतों और हमारी आदतों का नतीजा है। सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। इन आदतों को एक दिन में नहीं अपनाया जा सकता। इसके लिए लगातार अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। याद रखिए, बदलाव हमेशा अंदर से बाहर की ओर होता है। सबसे पहले खुद को बदलिए, दुनिया अपने आप बदलती हुई नजर आएगी। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।